हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में मैंने आपको यूनिट 4 पूरा कंप्लीट करा दिया है फॉर एमआईसी हिस्ट्री एंड इसके कुछ टॉपिक्स आपको ऑनर्स पेपर में भी दिखेंगे एंड एमडीसी में भी दिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है साइंस, एनवायरनमेंट एंड मेडिकल साइंस। ये यूनिट का नेम है आपका। ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके अंदर आपको 3 टॉपिक्स आते हैं, वो तीनों मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। तो हमारा एंशियंट इंडिया जो वैदिक पीरियड कह सकते हो आप, उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, ठीक है, ये देखेंगे। सो इंडिया हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ विश्व गुरु। आपने सुना होगा, इंडिया को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है और ये एंशियंट टाइम से ये वाला दर्जा मिला हुआ है। वर्ल्ड टीचर, पूरे वर्ल्ड का टीचर है, विश्व का गुरु है इंडिया, राइट। देन दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द वर्क्स एंड अचीवमेंट ऑफ आवर एंशियंट सेजेस एंड स्कॉलर्स। तो क्यों बोला जाता है विश्व गुरु इंडिया को एंशियंट टाइम से? उसका रीज़न ये है कि जो भी हमारे साधु महात्मा संत जो थे, उनकी जो अचीवमेंट्स एंड वर्क है, उनका जो रिजल्ट है, उसके बेसिस पे हमें क्या कहा जाता था पहले से? विश्व गुरु। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन अ ग्लोबल लीडर। अभी भी इंडिया एक ग्लोबल लीडर है एंड पहले के टाइम पे भी इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हुआ था। किस किस फील्ड में कह सकते हो आप? मेजरली सारे फील्ड्स में कह सकते हो। एजुकेशन के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, कल्चर, साइंस एंड टेक। ओके, द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन साइंस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो इंडियन साइंस है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। एट अ टाइम व्हेन यूरोपियन ट्राइब्स वर स्टिल लर्निंग हाउ टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स, एक टाइम पीरियड पे जब जो यूरोप के जो ट्राइबल पीपल आए थे, वो इस्टेब्लिश कर रहे थे कैसे हमें सेटल्ड रहना है, क्या हम खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे, शेल्टर एक्सेट्रा। उस समय हमारे इंडिया में द पीपल ऑफ द इंडस वैली इन इंडिया हैड ऑलरेडी बिगन लिविंग इन वेल प्लान्ड सिटीज़। आपने पढ़ा होगा मोइंजोदारो, हड़प्पा, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय इतना डेवलप कर गया था कि लोग वहाँ पे वेल प्लान्ड सिटीज़ वगैरह में रहते थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होता था, उनका रहन सहन अच्छा होता था, वेल्स होते थे। ठीक है, तो बाय दैट टाइम फील्ड्स सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, घर, मेटलर्जी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन वो लोग करते थे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उन लोग का बहुत अच्छा था। ये सारे ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे जब यूरोपियन ट्राइब्स सीख ही रहे थे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है, अपने सेटलमेंट कैसे करना है। उस समय इंडस वैली के पीपल लोग ये सब सीख चुके थे, एक एडवांस्ड स्टेज में वो डेवलप कर चुके थे कह सकते हैं। ठीक है, देन ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड में साइंस इन इंडिया डेवलप्ड इवन फर्दर। जब आर्यंस लोग आए उस समय हमारा इंडिया में जो साइंस है, जो साइंस एंड टेक है, वो और डेवलप किया। इन दिस एरा, इस एरा में जो साइंस है मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। इस समय हमारा जो साइंस है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने बहुत ही मेजर फील्ड्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाया, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी। ओके, आपने बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस के बारे सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के बारे सुना होगा, केमिस्ट के बारे सुना होगा, एस्ट्रोनॉमिस्ट के बारे सुना होगा। ठीक है, तो ये सारे इंडिया से बहुत ही फेमस हुए थे उस टाइम पीरियड में। दिस साइंटिफिक ट्रेडिशन बिगेन अराउंड 200 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये साइंटिफिक ट्रेडिशन कब शुरू हुआ, कब इमर्ज हुआ? जब क्राइस्ट के जन्म के 200 ईयर्स पहले। ठीक है, एंड रिमेन्ड इन अ हाईली एडवांस स्टेट, एंड ये तब तक हाईली एडवांस स्टेट में था अंटिल अबाउट 11th सेंचुरी आफ्टर हिज बर्थ। अब उनके बर्थ से, किसके बर्थ से? क्राइस्ट के बर्थ के 11th सेंचुरी बाद तक ये हाईली एडवांस्ड में था हमारा इंडिया का जो साइंटिफिक ट्रेडिशंस है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंटिस्ट डेवलप्ड रेंजिंग फ्रॉम आर्यभट्ट। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, जब हम लोग ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, इसमें हमारे पास बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो भी डेवलप किए, वो भी इमर्ज किए। ये रेंज करेंगे, आप देख सकते हो, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, ये बहुत ही फेमस है। और सवाई जयसिंह, ये लोग बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आप कह सकते हो। ठीक है, इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेंशन सिंस एंशियंट टाइम्स। तो इंडिया एंशियंट टाइम पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड से अब तक साइंटिफिक रिसर्च में बिल्कुल आगे, बिल्कुल लॉन्ग स्टैंड करता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। एंड एक्सकवेशंस एट साइट सच एज मोहेंजोदारो, हरप्पा, धोलावीरा, लोथल, चनुदरो, बनावली, सुरकोटडा हैव रिवील्ड। अब ये सारे के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले,
मोहनजोदारो एंड हड़प्पा तो बहुत कॉमन है, बाकी धोलावीरा लोथल हमने अपने टाइम पीरियड पे पढ़ा था इसके बारे में इन डिटेल। तो ये जब यहाँ पे एक्सकवेशंस हुआ, जब यहाँ पे खुदाई हुआ, तब हमें पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, बहुत सही तरीके से बेथिंग सिस्टम्स, जो बात के जो एरियाज थे ये सारे सिटीज़ में इतने वेल कंस्ट्रक्टेड थे, और ये बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे। सोच लो आप ये कितने इमर्ज्ड थे उस टाइम पीरियड पर, कितना ये एडवांसमेंट ला चुके थे। द इनहेबिटेंट्स हियर कैरीड आउट ओवरसीज ट्रेड, इस टाइम पे ओवरसीज ट्रेड होता था, सीज के पार ट्रेड होता था, एंड दे पजेस्ड नॉलेज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एंड इनको वेट्स एंड मेजर्स का भी नॉलेज था, माप तौल। ओके, गोल्डस्मिथ्स मेड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस जेमस्टोन्स। अब उस टाइम पे जो गोल्ड स्मिथ थे, जो सोनार थे, ठीक है, तो वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे, किससे? सिल्वर, चांदी, सोना, एंड जो भी प्रेशियस जेमस्टोन्स होते थे उनका यूज़ करके। एंड उस टाइम पे आप कह सकते हो एग्रीकल्चर इतना वेल डेवलप्ड था, एंड वो लोग एग्रीकल्चर के लिए ब्रोंज यूज़ करते थे फॉर कुछ टूल्स हो गए उनके लिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द पीपल वेर स्किल्ड इन माइनिंग टेक्निक्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है, जब आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर वेल एडवांस्ड है उधर एंड पीपल ब्रोंज यूज़ कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि माइनिंग टेक्निक्स में भी पीपल आगे होंगे उस टाइम पीरियड पे। माइनिंग, खुदाई के जो टेक्निक्स है उनमें लोग स्किल्ड होंगे पूरे, एंड दे न्यू हाउ टू प्रोड्यूस वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, एंड उन्हें ये भी पता था कि वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब एक टॉप नॉट जो एडवांसमेंट होता है वो हो चुका था। सो वो टॉपिक कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट है इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन इंडियन व्यू, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करेंगे, इंडियंस के व्यू से हम ये वाला टॉपिक समझेंगे, ठीक है। तो करेंटली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल नेसेसिटी। अभी एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना एक नेसेसिटी है फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। वाइल एनवायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, अब हमें डेवलप करना है। आप सी फॉर एग्जाम्पल आप इंडस्ट्रीज बना रहे हो, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आपको जगह का ज़रूरत पड़ेगा, आप एनवायरमेंट को हार्म करके ही वो प्लेस बनाओगे, ट्रीज़ वगैरह कट करके। हम डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस को करके कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, है ना। तो ये डेवलपमेंट भी हो रहा है एंड यहाँ पे हानि भी हो रहा है, ठीक है। वेयर एज इन आवर एंशियंट इंडियन कल्चर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लेकिन आप हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में देखो तो जो पर्यावरण को हमें बचाना, कंजर्व करने का जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। द एंशियंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया वेर ऑल्सो एंटायरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो अब हम एंशियंट पीरियड टाइम पे ना हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे करते थे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। अभी हम आगे देखेंगे। वी हैव ऑलवेज रिगार्डेड नेचर, हम अपनी प्रकृति को हमेशा एज अ गॉडेस रिगार्ड किए हैं, ठीक है। एंड हैव ट्रेडिशनली कंसिडर्ड ट्रीज, एंड हम अपने ट्रीज को भी पूजनीय, हम नदी भी हमारे लिए एज अ मदर है ना। एंड जो पेड़ है वो भी हमारे डीटी, पेड़ों की भी हम पूजा करते हैं, ठीक है। Next, since ancient times, the sages and rishis of India had profound knowledge of environmental conservation and nature of humans. तो एंशियंट टाइम पीरियड से जो भी सेजेस एंड ऋषिज हैं, ऋषि मुनीज हैं, उन्होंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और नेचर ऑफ ह्यूमन के बीच में एक मतलब थिंकिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो उन्हें पता था कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने गेन के लिए, मतलब अपना फ़ायदा के लिए, ये सीरियस से सीरियस मिस्टेक्स, देखो मिस्टेक्स जान के ये करके एंड अप कॉजिंग ग्रेट हार्म टू देमसेल्व्स। अब ये नेचर को हार्म पहुंचाएंगे, तो नेचर एंड ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर हम नेचर को हार्म करेंगे तो ऑब्वियस है हमें भी हार्म होगा। Therefore, they developed the relationship between humans and nature in such a way that human could be prevented from causing serious damage to nature. This is the reason why since ancient times maintaining a balance with nature has been an important value in India. तो नेचर के साथ बैलेंस वाला के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि नेचर बैलेंस्ड रहेगा तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। एंड अगर हम थोड़ा भी उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे नेचर के साथ तो हमारे लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। The sages knew that the foundation of earth is water and forest. अर्थ कैसे बना है, से जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको पता था कि जो अर्थ है उसका जो 2 फाउंडेशन यूनिट्स आप कह सकते हो वो है पानी और वृक्ष, फॉरेस्ट। टू प्रोटेक्ट द अर्थ, तो अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने क्या कंसिडर किया, ट्रीज एंड वाटर को वाइटल मीन्स नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, वृक्षात वर्षति पर्जन्य पर्जयानंद संभव। इसका मतलब होता है ट्रीज आर वाटर, पेड़ पानी है,
वाटर इज फूड, पानी खाना है, एंड फूड इज लाइफ, एंड खाना हमारा जीवन है, ठीक है। इफ दीज ट्रेडिशंस हैड नॉट एग्जिस्टेड इन इंडिया, अगर ये सब ट्रेडिशंस इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा जो कंट्री है वो सीरियस क्राइसिस अब तक फेस कर चुका होता, जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज फेस करती है, भुखमरी हो जाता है एंड पानी की कमी हो जाती है बहुत। तो ये सब इंडिया टचवुड अभी फेस नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पूजनीय बना के रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। हिंदू ट्रेडिशंस हैव ऑलवेज हेल्प्ड इन कंजर्विंग नेचर। हम हिंदूज का जो भी ट्रेडिशन है, जैसे कि पेड़ों को पूजना एंड नदी को माता की तरह मानना, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत हद तक हेल्प किया है नेचर को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में, ओके। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हिंदुइज्म एंड नेचर इज क्लियर फ्रॉम द ऋग्वेद। अब जो हिंदुइज्म है एंड जो नेचर है उसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये ऋग्वेद में भी बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, आप कह सकते हो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक। वे दी वेरी फर्स्ट मंत्र, जो ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है, जो प्रेयर है, वो किसको डेडिकेटेड है? अग्नि, फायर को रिलेटेड है, ठीक है, फायर से रिलेटेड। आउट ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ हिंदू लाइफ का आप 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे जो देखो 4 में से जो 3 स्टेजेस है ना वो आपके लिंक है फॉरेस्ट से, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक है। सो वी कैन से दैट आवर कल्चरल हेरिटेज ग्रू एंड वाज प्रिजर्व्ड इन दिस फॉरेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, वो ग्रू भी हुआ है और प्रिजर्व भी हुआ इन्हीं फॉरेस्ट में। Our sages knew very well that even trees have consciousness. This is why a tree was considered equal to 10 sons. तो देखो पुराने जमाने के जो हमारे भी साधु महात्मा संत हैं, उनका ऐसा मानना है कि एक ट्री 10 बेटों के बराबर है, ठीक है। क्लियर मतलब इसका यही है, एक पेड़ 10 सन के बराबर। इन हिंदू कल्चर इट इज इंकरेज्ड टू प्लांट अ तुलसी प्लांट एट होम। अब देखो ये बहुत ही कॉमन है, सभी के घर में तुलसी का पौधा होगा, ठीक है। तो हिंदू कल्चर में इट्स अ कंपल्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली इसी प्रकार आप कह सकते हो जो पीपल का वृक्ष है वो भी पूजनीय है, उसे भी हम वर्शिप करते हैं क्योंकि इससे भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। एट नाइट ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये तो पता होगा, दिन में ऑक्सीजन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड इवन द गॉड्स ऑफ गॉड, देवों के देव जो है महादेव, उन्हें भी क्या पसंद है? बिल्वा लीव्स। बिल्वा लीव्स इन इंग्लिश, हिंदी में हम बेलपत्र कहते हैं। उन्हें फ्लावर्स एंड धतूरा ये सब पसंद है। इफ समवन इज अ डिवोटी ऑफ शिव, अब अगर कोई शिव का आराध्य है या शिव का कोई भक्त है तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, फ्लावर्स एंड धतूरा चढ़ाए गए। तो उसके लिए हम लोग को वो ट्रीज तो बचाने होंगे ना, बेल का पेड़ बचाना होगा, धतूरा प्लांट्स बचाने होंगे, ठीक है। गॉडेस सरस्वती लाइक येलो फ्लावर्स, अब सरस्वती माँ को पीले फूल पसंद है तो हम वो प्रिजर्व करेंगे। गॉडेस लक्ष्मी को लोटस पसंद है, रोज फ्लावर्स पसंद है तो हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो अगर हम कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है जैसे वट पूर्णिमा एंड आंवला नवमी, ये हमें अगर मनाना है तो उस मनाने के लिए अब पेड़ ही पूजनी है ना, वट वृक्ष पूजेंगे एंड आंवला का पेड़ पूजेंगे नवमी के दिन, राइट। तो हमें प्रोटेक्ट क्या करना है? बनियान ट्री हम प्रोटेक्ट करेंगे, आंवला ट्रीज प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड गणेश इज प्लीज्ड विद दुर्वा ग्रास, तो गणेश जी को वो दुब्बी कह सकते हो वो पसंद है तो हम वो प्रिजर्व करेंगे। एवरी हिंदू डीटी फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अ मैसेज टू प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है। नेचर को प्रोटेक्ट करने की जितने भी हिंदू डीटी है, एनिमल से लेके बर्ड्स हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें अपने जो नेचर है उसको प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। वाटर सोर्सेज ऑल्सो होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म, पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदुइज्म में। मोस्ट विलेजेस आर लोकेटेड नियर रिवर्स, अब देखो कहीं नदी है उसी के पास में कोई विलेज या बस्ती बसता है, ठीक है। क्यों? ताकि पानी का कमी ना हो उनको, वो अपने डेली लाइफ के नेसेसिटी एक्टिविटीज आराम से कर सके। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन अ विलेज एग्जिस्टेंस विदाउट अ रिवर और अ पॉन्ड, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते एंड ये बहुत ही हार्ड है टू इमेजिन कि किसी विलेज के आसपास आप कह सकते हो कि रिवर या पॉन्ड है ही नहीं, पानी की सुविधा है ही नहीं। द अथर्ववेद स्टेट्स दैट देयर शुड बी क्लीन वाटर सोर्स नियर आवर होम्स, अथर्ववेद में ऐसा बोला गया है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम रिसाइड करते हैं, वहाँ के आसपास हमारे क्लीन वाटर सोर्स होना चाहिए, एज लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्योर वाटर। वाटर इज नेसेसरी बट प्योर वाटर इज वेरी मच नेसेसरी, साफ सुथरा पानी, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई आवर सेजेस गिव रिस्पेक्ट टू वाटर रिसोर्सेज, इसी कारण से हम कह सकते हैं हमारे जो भी सेजेस, जो
ऋषि मुनीज हैं, उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है वाटर सोर्सेज को टू इंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है, ताकि हम उन्हें प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करके रखें। इन हिंदुइज्म रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस आर वर्शिप्ड एज मदर। हिंदुइज्म में जो भी नदी है, तालाब है, ये सब हम एज अ मदर उन्हें वर्शिप करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आवर सेजेस रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स एंड वर्शिप देम एज डिवाइन फॉर्म्स। तो जैसे लिविंग बींग्स इन द सेंस हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो भी ह्यूमन्स है और एनिमल्स है वो एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ठीक है। इन हिंदुइज्म में जैसे गाय, डॉग, कैट, माइस, एलिफेंट, लायन, स्नेक्स एंड सर्पेंट, ये किंग, ओके, किंग नागराज आप कह सकते हो, ऑल्सो कंसिडर्ड वर्दी ऑफ वर्शिप, हम इन्हें भी पूजते हैं टू प्रिजर्व देम। Lord Krishna initiated the worship of Govardhan because the Govardhan hill had many fruit-bearing trees. The food and water for the cows of the residents of Mathura were also arranged on this hill. तो गोवर्धन पर्वत को क्यों बचाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो गाय का खाना, फूड एंड वाटर वहीं से हो जाएगा, तो मथुरा के जो रेसिडेंट्स हैं वो वहीं हिल से अपना सब चीज़ अरेंज करते हैं। तो अभी तक गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली के बाद ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ, ठीक है, आप सेलिब्रेट भी करते होगे। द ग्रेट वाइज सेज हैज़ ऑल्सो लिंक्ड माउंटेन्स, अब इन्होंने पर्वत एंड पहाड़ को भी लिंक कर दिया है रिलीजियस ट्रेडिशन से, ठीक है। माउंटेन्स आर कंसिडर्ड द अबॉर्ड ऑफ मेजर डीटीज ऑफ द कंट्री, ऐसा बोला जाता है, कैलाश पर्वत पर महादेव रहते हैं, तो पर्वत इज कंसिडर्ड एज रिलीजियस ट्रेडिशंस। इफ माउंटेन्स वर नॉट रिगार्डेड एज सैक्रेड, अगर माउंटेन्स को पूजनीय नहीं माना जाता तो अभी तक जो ये माइनिंग माफियाज हैं इन्होंने उसे कब तक डिस्ट्रॉय, अब तक ना सारे माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते, ठीक है, लेकिन अभी वो सैक्रेड रिगार्ड किया गया, इसीलिए वो अभी तक प्रिजर्व्ड है, अभी तक बचे हुए हैं। अ स्पेशल फीचर ऑफ हिंदुइज्म इज दैट इट गिव्स राइज टू ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग नेचर। हिंदू कल्चर एम्फोसाइजेस द वेल बींग ऑफ एवरी लिविंग बींग, हमारे हिंदू कल्चर में जितने भी लिविंग बींग है उनका वेल बींग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम नेचर को प्रिजर्व करना एक प्रायोरिटी मानते हैं। ऑल हिंदू फेस्टिवल्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद नेचर, जैसे कि हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं तो वो भी नेचर से ही कनेक्टेड रहते हैं। आप देखो, से फॉर एग्जांपल मकर संक्रांति, बसंत पंचमी एंड शरद पूर्णिमा, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, ओणम, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, होली एक्सेट्रा, गंगा दशहरा, ठीक है। The Indian perspective sees environmental conservation not just as a rule or need but as a moral responsibility where living in harmony with nature is the basis of sustainable development and human well-being. Okay. नेक्स्ट इज हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ अर्ली सोसाइटी, ये थर्ड टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है फॉर यूनिट 4, जिसमें हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी। तो एंशियंट इंडियन मेडिसिन प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। जो एंशियंट मेडिसिन हैं वो यही 3 से कंबाइन होते थे, या तो आयुर्वेद, या तो योग से ठीक होता था, या तो नेचुरोपैथी से ठीक होता था, ठीक है। आयुर्वेद कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस व्हाइल योगा इज अ वे ऑफ लाइफ दैट कीप्स आवर बॉडी एंड हेल्थ फिट एंड बैलेंस्ड। इसी प्रकार जो नेचुरोपैथी है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद एक नॉट ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये एक मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम है जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट और वेद में इसके बारे में बताया गया है। एंड आप कह सकते हो कि आयुर्वेद ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस है पूरे वर्ल्ड का। आयुर्वेद का मतलब आप 2 वर्ड देख सकते हो, एक तो आयु से बना है और वेद से बना है, आयुर्वेद, ओके। तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लॉन्गिविटी। द ऋग्वेद इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक, ठीक है, बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड बिटवीन 3000 एंड 5000 ईयर्स अगो बिफोर कॉमन एरा। द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद आर ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद संहिता, अब आयुर्वेद के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऋग्वेद में भी लिखे गए। तो टेक्स्ट बाय, अब देखो बुक्स आप देख सकते हो जैसे चरक, सुश्रुत, कश्यप, रिगार्डेड आयुर्वेद एज उपवेद ऑफ द अथर्ववेद के नीचे एक उपवेद है दैट इज आयुर्वेद, ऐसा किसका मानना हुआ? चरक, सुश्रुत एंड कश्यप का। दिस एस्टैब्लिशेस द एंशियंट ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद, इससे हमें पता चलता है कि आयुर्वेद बहुत ही एंशियंट टाइम पीरियड से चलते आ रहा है एंड ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। आयुर्वेद इज कंसिडर्ड द मेडिकल सिस्टम ऑफ गॉड्स हुज नॉलेज वॉज बेस्टोवेड बाय गॉड्स अपॉन सेजेस एंड टीचर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब आयुर्वेद क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी,
ठीक है। द फर्स्ट टीचर्स ऑफ दिस साइंस आर बिलीव टू बी अश्विनी कुमार हु परफॉर्म्ड मेनी मिराकुलस ट्रीटमेंट सच एज रिटैचिंग द सीवर्ड हेड ऑफ दक्ष प्रजापति। तो देखो, आयुर्वेद के जो फर्स्ट टीचर माने जाते हैं वो है अश्विनी कुमार। क्यों? इन्होंने कुछ मिराक्युलस काम किया था। इन्होंने जो बकरे का सिर था वो दक्ष प्रजापति के सिर से अटैच कर दिया था, तो ये एक मिरेकल ही हुआ ना। फ्रॉम द अश्विनी कुमार इंद्र अक्वायर्ड दिस नॉलेज। अश्विनी कुमार से इंद्र ने ये नॉलेज लिया, विच ही देन टॉट टू धनवंतरी। फिर इंद्र ने धनवंतरी को ये सिखाया। अत्रि एंड भारद्वाज और ऑल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट पायनियर्स ऑफ दिस मेडिकल साइंस। तो आगे फिर लोगों को पता चला मेडिकल साइंस के बारे में और लोग जुड़ते गए। आफ्टर अश्विनी कुमार इंद्र जुड़े, इंद्र ने धनवंतरी को बताया, देन अत्रि, देन भारद्वाज। द आचार्यज ऑफ आयुर्वेद इंक्लूड अश्विनी कुमार, धनवंतरी एंड ऑल दिस। अब ब्रह्म ने क्या किया, आयुर्वेद को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हम योग के बारे में पढ़ेंगे। योग इज प्राइमरली अ वे ऑफ लाइफ विच पतंजलि प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब योग के 8 लिम्स होते हैं, जैसे वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। अब इन योगा की प्रैक्टिस से हमारा जो सोशल और पर्सनल कंडक्ट है वो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारे सेंसेस कंट्रोल में रहते हैं, माइंड में पीस एंड प्योरिटी होता है, स्ट्रेस हम हैंडल कर सकते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हम इलनेस को दूर भगा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, डिजीजेस दूर भगा सकते हैं एंड अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट पोस्चर्स ट्राई करके योगा के। ठीक है। सो ये जो सारे 8 स्टेप्स हैं इसे हम अष्टांग योग कहते हैं। ये पतंजलि के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था हमारे बॉडी एंड माइंड को काम रखने के लिए, बिहेवियर को हेल्दी रखने के लिए। दैट इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि। नेक्स्ट इज नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी एक नॉट अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ। ये एक सिंपल ड्रग फ्री मेथड होता है जिसमें हम नेचर के लॉज को फॉलो करते हैं एंड इसका क्लोज कनेक्शन होता है आयुर्वेद के साथ। ठीक है, इसमें हम लोग वाटर थेरेपी, फिर क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स एंड मसाजेस यूज़ करते हैं एंड मड थेरेपीज़ होता है। मड थेरेपीज़ क्यों किया जाता है? फॉर जैसे इंडाइजेशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हेडेक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन डिजीज, स्टमक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ों के लिए। आर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर, हम फास्टिंग करते हैं, हम सनलाइट थेरेपीज़ लेते हैं, हम वाटर थेरेपीज़ लेते हैं, तो ये नेचुरोपैथी में आता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड हमारा यूनिट 4 कंप्लीटेड है। नेक्स्ट वीडियो आएगा फॉर यूनिट 5 एंड हिस्ट्री का टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।